मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 12th और नीट की एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इसमें दो शब्द हैं। बायो मीन्स लाइफ, जो कि माइक्रोब्स में हो सकती है, प्लांट्स में हो सकती है, एनिमल्स में हो सकती है, और टेक्नोलॉजी, जिसमें कि इनके ऊपर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी में मानव के लिए उपयोगी उत्पादों को निर्मित करने हेतु माइक्रोब्स, सूक्ष्मजीवित मात्र, प्लांट्स, पौधे, एनिमल सेल्स और उनके एंजाइमों का उपयोग कैसे किया जाए, इन बातों का अध्ययन किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी यह नाम कार्ल इराकी ने दिया था। यह 1919 में दिया गया। बायोटेक्नोलॉजी की दो शाखाएं हैं, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में उपयोगी पदार्थों को निर्मित करने के लिए माइक्रोब्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स का उपयोग किया जाता है, जबकि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये 1981 में स्थापित हुआ। उन्होंने इसे बायोटेक्नोलॉजी को परिभाषित किया। कर्ड, दही, ब्रेड, रोटी, वाइन, शराब, इन सब का निर्माण माइक्रोब्स की मध्यस्थता से होता है। वर्तमान में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जीन सिंथेसिस, डीएनए का वैक्सीन और डिफेक्टिव जीन्स को कैसे सुधारा जाए, यानी करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन्स, इस समस्त बायोटेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण कार्य है। बायोटेक्नोलॉजी की दो कोर ब्रांचेस हैं। पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक संगठन को आर्टिफिशियल तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, या फिर आर्टिफिशियल तरीके से जीन को संश्लेषित किया जाता है, या फिर जीन्स को रिपेयर किया जाता है, या फिर जीन्स को मैनिपुलेट किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग यह नाम
देने वाले और इसके फादर हैं कार्ल बर्ग। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में हम माइक्रोब्स को उपयोग में लाकर एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम्स को कैसे बनाएं, ये सीखा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, स्टेरॉइड्स और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। बायोटेक्नोलॉजी जो कि आज बहुत विकसित हो चुका है, बायोटेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ आज देखी जा रही है, उसका कारण है कि यह एग्रीकल्चर, मेडिसिन, फूड इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पे भी काम कर रहा है। एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी ने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स दिए, जैसे कि हम पौधों को कीड़ों से बचा पाए। और दूसरी अन्य बीमारियों से बचा पाए। मेडिसिन के क्षेत्र में इंसुलिन हमें प्राप्त हुआ है। फूड इंडस्ट्री में आज जो बूम आया है प्रिजर्वेटिव फूड्स का, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की देन है। सवाल आता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का आधार क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का आधार है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर एक सवाल आया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? जब कोई दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि एक डोनर हो और दूसरा होस्ट हो, इन दोनों के डीएनए को आपस में जोड़ा जाता है तो बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सवाल आया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मुख्य उद्देश्य क्या है? जीन्स में एडिशन करना, डिफेक्टिव जीन्स में से डिफेक्टिव पोर्शन को रिमूव करना, उसे रिपेयर करना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के उद्देश्य है, एम्स है। फिर आई बात, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट है मन चाहे जीन को, मनवांछित जीन को डोनर ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करना। दूसरा, डोनर ऑर्गेनिज्म से जो जीन हमने प्राप्त कर लिया है, चुन लिया है, उस जीन को सुयोग्य वेक्टर में डालना, अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना। फिर जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए तो उसे होस्ट में ट्रांसफर करना, होस्ट में डालना। फिर चौथा, उन सेल्स का चयन करना जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए घुस चुका है, जिसमें नहीं घुसा है उसे हटा दिया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी होस्ट के अंदर चला जाता है
तो होस्ट नॉर्मल कंडीशंस में या यूं कहूं फेवरेबल कंडीशंस में ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, और उस दौरान क्लोन्स बनाए जाते हैं। सवाल आया, ये क्लोन क्या है? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीवित मात्र जो आकारिकी की दृष्टि से और जीन्स की दृष्टि से एक समान होते हैं, उनको हम क्लोन्स कहते हैं। फिर एक और सवाल, जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स क्या है? कौन कौन सी चीजें हमें आवश्यक होगी जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसीजर अपनाएंगे? पहला है सोर्स ऑफ डिजायर्ड जीन। सोर्स ऑफ डिजायर्ड जीन यानी हमको किसी ऐसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होगी जो हमें मनोवांछित प्रोडक्ट देने वाला जीन प्रदान करे। ये आर्टिफिशियल जीन भी हो सकता है, ये शुद्धिकृत यानी प्यूरिफाइड mRNA हो सकता है, या कोई सेल का कल्चर भी हो सकता है। दूसरी आवश्यकता है DNA मॉडिफाइंग एंजाइम्स, यानी डीएनए को बदल देने वाले, डीएनए को परिवर्तित कर देने वाले एंजाइम्स। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस, और तीसरा होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहला एक्सोन्यूक्लियस, मान लीजिए कि ये डीएनए है। इस डीएनए में यहां बेस पेयर्स होती है, ऐसी क्षार की जोड़ियां होती, जहां एडेनिन थाइमिन के साथ और साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो यहां पर आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल ऐसे बॉन्ड्स मिलेंगे। ये यदि है 5 प्राइम एंड तो यह होगा 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम तो यहां होगा 5 प्राइम। इन दोनों को यहां पर जो ये डीएनए का मॉलिक्यूल है उस पर ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम काम करता है। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम हमेशा डीएनए के टुकड़े को 5 प्राइम 3 प्राइम सिरे से काटने का काम करता है। जब ये इसे काटेगा तो स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, यानी ये फट जाएगा।
एक फॉर्क बनेगा। दूसरा है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये एंजाइम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को ना तो 5 प्राइम से और ना 3 प्राइम सिरे से काटता है, ये तो उसे बीच में से काटने का काम करता है। यहां कहीं बीच में से काट देता है, ऐसा बीच में से काट देता है यहां पर। तीसरी कैटेगरी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। ये एंजाइम बड़ा विशेष है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट्स डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक पॉइंट। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमारे डीएनए को एक विशिष्ट बिंदु से काटता है। अब सवाल आया, ये विशिष्ट बिंदु क्या है? तो उसे हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक क्रम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक क्रम। फिर एक सवाल आया कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? तो इसको समझाऊं यदि, तो मैं ये कहूंगा कि एक शब्द है मैडम, दूसरा एक शब्द है मलयालम, मलयालम। तीसरा एक शब्द है हिंदी में डालडा। इन तीनों शब्दों की ब्यूटी क्या है? वह यह है कि यदि इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ा जाए तो मीनिंग सेम आता है। मलयालम में एम तो यहां भी एम, ए तो यहां भी ए, एन तो यहां भी एन, ए तो यहां भी ए, और बीच में वाई। ऐसा ही इस डीएनए में भी होता है। जब किसी डीएनए के मॉलिक्यूल में किसी डीएनए के अणु में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये कुछ इस तरह से पाए जाते हैं कि उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ा जाए, और यदि सीक्वेंस सेम हो तो ऐसे क्रम को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक क्रम। डीएनए में ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दो स्पेसिफिक जीन्स के बीच दूरी बनाकर रखने का काम करते हैं। उन्हें मिक्सअप नहीं होने देते, उन्हें आपस में जुड़ने नहीं देते, उनके बीच स्पेस बनाकर रखते हैं। यही कारण है कि इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो मैं बात कर रहा था टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें पहला टूल था सोर्सेस ऑफ डिजायर्ड जीन, दूसरा था डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स, अब तीसरा है लाइसिंग एंजाइम्स। तीसरा है लाइसिंग एंजाइम्स, LYSING, लाइसिंग एंजाइम्स। लाइसिंग का मतलब होता है फोड़ देने वाला, तोड़ देने वाला। सवाल आता है हमको किसको तोड़ना है? अरे भाई, जब हम किसी डिजायर्ड सोर्स को, कोई मन चाहे सोर्स से डीएनए प्राप्त करना चाहेंगे तो पहले हमें उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को फोड़ना पड़ेगा, फिर उसे काटना पड़ेगा, फिर उसे जोड़ना पड़ेगा,
तो पहला हमने काटने वाले हमने 3 देखे, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फोड़ने वाला होगा लाइसोजाइम, जो बैक्टीरियल सेल को फोड़ता है। प्लांट सेल को यदि फोड़ना है तो सेल्यूलोज की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल की सेल वॉल सेल्यूलोज से निर्मित होती है। यदि हमको प्रोटीन को गलाना है तो प्रोटीएज की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हमें किसी एक फंगस की सेल वॉल को तोड़ना है, यानी काइटिन को डिस्ट्रॉय करना है, तो काइटिनेज की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हमको आरएनए को रिमूव करना है तो हमें राइबोन्यूक्लियेजेस की आवश्यकता पड़ेगी। यानी आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब हम किसी डिजायर्ड सोर्स को फोड़ रहे हैं तो हमें कौन से प्रकार का लाइसिंग एंजाइम यूज में लाना है, उपयोग में लाना है। चौथा इंपॉर्टेंट है और वो है जॉइनिंग एंजाइम, यानी जोड़ देने वाला एंजाइम। जॉइनिंग एंजाइम यानी जोड़ देने वाला एंजाइम। सवाल आया ये क्या करेगा? अरे भाई, जब आप डीएनए के टुकड़े को तोड़ दोगे तो 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को आपस में जोड़ते समय आपको इस जॉइनिंग एंजाइम की आवश्यकता होगी। ये जॉइनिंग एंजाइम प्लाज्मिड और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को उनके चिपचिपे सिरे से जोड़ने का काम करता है। अब बात आती है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर। कुछ और विशेष बातें आपको बताऊं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमारे डीएनए को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से काटता है। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था हिंड सेकेंड। ये हिंड सेकेंड स्मिथ, विल्कॉक्स और केली ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से प्राप्त किया था। बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन्स में से तो उसका रीडिंग सेम आता हो। जैसे मैं यहां कहूंगा GAA TTC। अब इसका रिवर्स होगा, यहां CTTA और G। अब ये जो डीएनए देख रहे हो, यहां पे है ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको इस जगह से काटेगा। यानी जब वो कट करता है तो वो इस स्पेसिफिक पॉइंट से कट करता है और उस एंजाइम का नाम है ECOR1। ECOR1, जहां E एस्चेरिजिया, CO का मतलब है कोली, R1 ये है उस स्ट्रेन का नाम, उस प्रजाति का नाम जिस बैक्टीरिया से इसको निकाला गया है। यहां पे जो रोमन नंबर है वो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को दर्शाता है। अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ज्ञात कर लिए हैं, जो करीब 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से निकाले गए हैं।
सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हिंड सेकेंड था, हिंड सेकेंड, HIND सेकेंड, हिंड सेकेंड, जहां H का मतलब होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये हमारा जो हिंड सेकेंड है वो डीएनए को AAGC TT, यहां ये जो क्रम मैंने लिखा है इसमें इस पॉइंट से काटेगा। हिंड सेकेंड AAGC TT को A के बीच में से काटेगा। दूसरा देखें, इसी तरह से आता है HPA सेकेंड, HPA सेकेंड। ये जो HPA सेकेंड है इसका मतलब है हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजी। ये हमारे डीएनए को CCGG इस सीक्वेंस में से यहां से काटेगा। जब भी वो ऐसा काटता है तो काटते समय यहां पे यदि इसको हटाया जाएगा, इसको यहां से हटाया जाएगा तो ये चिपचिपे सिरे बनेंगे। ECOR1 हिंड सेकेंड, HPA सेकेंड, BAMH1 ये सभी स्टिकी एंड तैयार करते हैं, जबकि HAE सेकेंड, GG CC बेस सीक्वेंस को कुछ इस तरह से काटता है कि स्टिकी एंड नहीं बनता, चिपचिपा सिरा नहीं बनता, यहां बनता है ब्लंट एंड, यानी बौठा सिरा, बौठा सिरा। हमारे जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है